जो फंड मैनेजर है वो फंड एलोकेशन हमेशा चेंज करते रहते हैं, तो क्या इसके बेसिस पर सेग्रीगेशन करना सही रहेगा? 1 ईयर के विंडो पे अगर आप 10 साल का रोलिंग रिटर्न्स निकालोगे तो इन्हें 17% समय पे निगेटिव रिटर्न दिया है। व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही है रॉ डेटा शेयर करने के लिए, तो क्या हम इस डेटा को गूगल ड्राइव पर शेयर कर सकते हैं? लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में क्वांट लार्ज एंड मिड कैप एक तरीके का मोमेंटम फंड है, और वैसे भी ये जो डेटा है मैं आपके साथ में शेयर कर ही रहा हूँ, तो इसके ऊपर में आप आराम से इत्मीनान से इस डेटा को खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निकी और मेरे साथ है अभिषेक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स फॉर 2025। तो जैसा कि हमारी टीम ने अपनी सारी क्वेरीज अभिषेक को फॉरवर्ड कर दी थी, उसके रिप्लाई में अभिषेक ने एक प्रेजेंटेशन रेडी की है। हेलो अभिषेक, कैसे हैं आप? हेलो निकी, मैं बस बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी बहुत बढ़िया। तो अभिषेक, ये जो मिक्सचर है लार्ज एंड मिड कैप का, तो हम इसे किस बेसिस पर अपने फंड्स को सेलेक्ट करेंगे इसमें? ओके, तो निकी जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो कि लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में मिनिमम 35% एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में होना चाहिए, मिड कैप में मिनिमम 35% का होना चाहिए, और जो यहाँ पे मैनेजर्स कॉल है वो मैक्सिमम 30% का होना चाहिए। और यही सबसे बड़ा बेसिस है हमें अपने लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को सेलेक्ट करने का। और ये तो हो गया सेबी का गाइडलाइंस कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितना रखना है। लेकिन अगर हम लोग कैटेगरी एवरेज की बात करें, जिसमें कि फंड मैनेजर्स का कॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, तो उसमें कैटेगरी एवरेज को देखें तो लार्ज कैप में मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स लार्ज कैप में 49% का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मिड कैप स्टॉक्स में मोस्टली 38% का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और स्मॉल कैप में मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स मैक्सिमम 13% तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिड कैप में मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स मिड कैप प्लस स्मॉल कैप मिला करके 51% तक का एलोकेशन कर रहे हैं, और लार्ज कैप में मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स जैसे मैंने दिखाया 49% का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसी के बेसिस पे अगर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अगर आपका जो एलोकेशन है 51% से अगर ज्यादा होता हुआ नजर आए, तब आप उसे एक एग्रेसिव जोन का लार्ज एंड मिड कैप फंड समझ सकते हैं। वहीं पे अगर आपका जो फंड है उसमें लार्ज कैप ज्यादा है, 49% से ज्यादा है, तो वो मॉडरेट जोन का लार्ज एंड मिड कैप फंड हो जाएगा। तो अभिषेक, बहुत से व्यूअर्स का ये क्वेश्चन है कि आप पोर्टफोलियो एलोकेशन के बेसिस पर फंड्स को एग्रेसिव या मॉडरेट सेग्रीगेट करते हैं, तो ये जो फंड मैनेजर है वो फंड एलोकेशन हमेशा चेंज करते रहते हैं, तो क्या इसके बेसिस पर सेग्रीगेशन करना सही रहेगा? ओके निकी, तो काफी अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। तो देखो, जो भी पोर्टफोलियो एलोकेशन होता है उसके बैकएंड का मेन चीज क्या होता है? उसके बैकएंड मेन चीज होता है AUM, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। और मोस्ट ऑफ द फंड्स को आप उठा के देख लो, चाहे वो लार्ज मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, मोस्ट ऑफ द फंड्स का जो अभी रिसेंटली जो AUM चल रहा है वो 30,000 करोड़ से लेकर के 40,000 करोड़ के बीच का AUM इनका चल रहा है। लार्ज एंड मिड कैप में थोड़ा सा कम है, लार्ज एंड मिड कैप में 20,000 करोड़ तक का इनका AUM जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसा कि कह रहे हो क्या कि फंड मैनेजर अगर एलोकेशन चेंज कर दे तो ये एग्रेसिव से मॉडरेट हो जाएगा, मॉडरेट से एग्रेसिव हो जाएगा, तो ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो कंप्लीटली चेंज करने के लिए फंड मैनेजर को क्या करना पड़ेगा? अगर वो लार्ज कैप में मान लो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, अब 10,000 करोड़ में से उसे 10% का मूव करना है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, तो 10,000 करोड़ का 10% कितना हो जाएगा? 1,000 करोड़, करेक्ट। और ये 1,000 करोड़ इतना इजी नहीं है क्या कि आप लार्ज कैप से उठा करके मिड कैप में तुरंत आप स्विच ओवर कर दो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है मेथोडोलॉजी। हर फंड मैनेजर का एक मेथोडोलॉजी होता है जिसके बेसिस पे ही वो अपना सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3% से लेकर के 5% तक का फ्लक्चुएशन आप देख सकते हो अमॉन्ग कैटेगरीज, लेकिन 10 से 20% तक का फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके अभिषेक, तो बढ़ते हैं अपने पहले लार्ज एंड मिड कैप फंड की ओर। ठीक है निकी, तो सबसे पहला लार्ज एंड मिड कैप फंड जो मैंने सेलेक्ट किया है वो एग्रेसिव एलोकेशन रखता है, जिसमें से कि 2 फंड निकल के आते हैं। पहला है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, और दूसरा है बंधन लार्ज एंड मिड कैप। इसमें अगर आप मोतीलाल को अगर देखोगे तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप मिला करके इनका 65% तक का एलोकेशन है, और लार्ज कैप में सिर्फ 35% का एलोकेशन है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या कि ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। और रिसेंटली इनका जो रिटर्न्स भी आया है वो भी बस इसलिए आया है क्योंकि इनका जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ही ज्यादा है।
और इसी एग्रेसिव एलोकेशन में दूसरा फंड जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड है। इसमें भी आपका स्मॉल कैप में 18% तक का इन्वेस्टमेंट है और मिड कैप में आपका 37% तक का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ओवरऑल मिलाकर के इनका 55% तक का एलोकेशन मिड प्लस स्मॉल कैप में है और लार्ज कैप में इनका 45% तक का एलोकेशन है। अब हम लोग इनके रोलिंग रिटर्न्स को यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये रोलिंग रिटर्न जो है ये मैंने पिछले 5 साल का ऑन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर का लिया है। तो इनका ग्रेटर देन 20% का जो रिटर्न का जो बैंडविड्थ है वो अपने कैटेगरी एवरेज 48.18% से काफी ज्यादा है। इसी तरीके से बंधन लार्ज एंड मिड कैप को देखेंगे तो क्योंकि ये 12 साल पुराना फंड है तो इनका जो रोलिंग रिटर्न है मैंने पिछले 10 साल का रोलिंग रिटर्न ऑन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर का लेकर के चला है। ठीक है, यहाँ पे 1 ईयर मैं लिखना भूल गया तो यहाँ पे मैं 1 ईयर का विंडो लिख देता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने भी ग्रेटर देन 20% तक का रिटर्न जो है 44.94% टाइम्स दिया है, जो कि काफी ज्यादा है अपने कैटेगरी से 33% से। और इनका जो निगेटिव रिटर्न है इन्होंने बस 17% समय पे निगेटिव रिटर्न दिया है, जो इनके कैटेगरी से काफी ज्यादा कम है। तो निगेटिव इन्होंने काफी ज्यादा कम दिया अपने कैटेगरी के बनिस्पत। वहीं पे अगर आप मोतीलाल का निगेटिव रिटर्न देखोगे तो इन्होंने सिर्फ 8% समय पे ऐसा है कि इन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि इनका कैटेगरी एवरेज 12% का है। तो अभिषेक, व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही है रॉ डेटा शेयर करने के लिए, तो क्या हम इस डेटा को गूगल ड्राइव पर शेयर कर सकते हैं? एक्चुअली निकी देखो, गूगल ड्राइव पे अपलोड करके व्यूअर्स के साथ में शेयर करना थोड़ा सा सिक्योरिटी रिस्क आ जाएगा इसमें हमारे लिए, और हमारे पास में ऐसी कोई सेपरेट क्लाउड सर्विस भी नहीं है अभी जिससे कि हम लोग इस रॉ डेटा को शेयर कर सके। लेकिन हाँ, अगर व्यूअर्स को ये सारे रॉ डेटा चाहिए तो व्यूअर्स एक काम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे कि एक फिल्टर हम लोग ऑटोमेशन पे सेट कर दें। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद में आप अपने ईमेल आईडी को हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। और जैसे ही आप अपने ईमेल आईडी को हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे, विद इन 1 आवर आपके ईमेल पे ये सारे रॉ डेटा ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएंगे। थैंक्स अ लॉट अभिषेक। तो अभिषेक, इसका मतलब ये है कि आपको ऑटोमेशन का एक कोड भी लिखना पड़ेगा, राइट? हाँ, एक छोटा सा ऑटोमेशन का मैं कोड लिख दूंगा बैक एंड में। तो अगर व्यूअर्स की डिमांड है, अगर उन्हें ये रॉ डेटा चाहिए तो इट्स ओके। थैंक यू सो मच अभिषेक। तो बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट फंड की ओर। तो अगला फंड निक्की मॉडरेट एलोकेशन के साथ ही आता है, लेकिन इनका टर्नओवर इतना ज्यादा है कि मैंने इसे एक अलग ही कैटेगरी में करके रखा है। और इस फंड का नाम है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगर आप इसका एलोकेशन देखोगे तो मिड कैप प्लस स्मॉल कैप मिला के बस 45% का एलोकेशन और लार्ज कैप में इनका 55% का एलोकेशन है, जो कि काफी ज्यादा मॉडरेट एलोकेशन दिख रहा है। लेकिन अगर आप इनका टर्नओवर रेशियो देखोगे तो वो 176% है, यानी कि ये 1 साल के अंदर में अपने पोर्टफोलियो को 2 बार चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इनका जो इन्वेस्टिंग आइडिया है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव। इनका पोर्टफोलियो एग्रेसिव नहीं है, इनका जो इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो इसी के बेसिस पे अगर हम लोग कहेंगे तो ये एक लार्ज एंड मिड कैप का मोमेंटम फंड है। तो ये किस टाइप का मोमेंटम फंड है? तो ये है निफ्टी 250 इंडेक्स। ठीक है, निफ्टी 250 इंडेक्स, क्योंकि ये लार्ज एंड मिड कैप का फंड है तो निफ्टी 250 इंडेक्स 30 to 40 मोमेंटम, क्योंकि इनके स्टॉक्स जो है 30 to 40 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो 30 to 40 मोमेंटम के फंड्स के कैटेगरी में आप इन्हें रख सकते हो। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में क्वांट लार्ज एंड मिड कैप एक तरीके का मोमेंटम फंड है। और वहीं पे अगर इनके रोलिंग रिटर्न्स पे ध्यान दे तो इन्होंने निगेटिव काफी कम समय पे रिटर्न दिया है, सिर्फ 14% समय पे इन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 25% से बहुत कम है। और इन्होंने ग्रेटर देन 20% भी बहुत ही ज्यादा रिटर्न दिया है, 43.95% समय ऐसा रहा है, जबकि इन्होंने ग्रेटर देन 20% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 33 से ज्यादा है। और वैसे भी ये जो डेटा है मैं आपके साथ में शेयर कर ही रहा हूं, तो इसके ऊपर में आप आराम से इत्मीनान से इस डेटा को खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं। तो अभिषेक, हमारा नेक्स्ट फंड कौन सा है? तो नेक्स्ट फंड है मॉडरेट एलोकेशन के साथ में आता है, काफी पुराने फंड से ये भी। पहला है आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप और दूसरा है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप। अगर आप इनका एलोकेशन देखोगे तो लार्ज कैप में इनका एलोकेशन 46% के आसपास है, आईसीआईसीआई का 46% है और एचडीएफसी का भी 46% के आसपास में एलोकेशन है। और मिड कैप में भी आईसीआईसीआई का 37% है, एचडीएफसी का भी 37% है। बस स्मॉल कैप में आईसीआईसीआई का 11% है और एचडीएफसी का 15% है। और इस दोनों को अगर हम लोग ऐड भी कर दें तो हमारा यहाँ पे 52% का एलोकेशन आ रहा है स्मॉल प्लस मिड कैप में, और यहाँ पे हमारा
इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 48% का एलोकेशन आ रहा है स्मॉल प्लस मिड कैप में, जो कि अच्छा है, मॉडरेट है। अगर आप इनका रोलिंग रिटर्न्स देखोगे पिछले 10 साल का ओवर ए विंडो ऑफ 1 ईयर, यहाँ पे 1 ईयर हमने हटा ही दिया, लिखा ही नहीं कहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 ईयर के विंडो पे अगर आप 10 साल का रोलिंग रिटर्न्स निकालोगे तो आईसीआईसीआई ने 17% समय पे निगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 25% से बहुत कम है। और ग्रेटर देन 20% का जो रिटर्न है आईसीआईसीआई ने 41 टाइम्स दिया है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 31% से काफी ज्यादा है। वहीं पे एचडीएफसी ने भी रिटर्न जो है निगेटिव रिटर्न 19% का दिया है, और ग्रेटर देन 20% का रिटर्न भी इनका 38% का है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स फॉर 2025। और हाँ, अगर आपको रॉ डेटा चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।